से आरएसएस का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कहीं। नहीं तो आपको बता देता हूं कि 99% विस्फोटों में, देश के विस्फोटों में इनका ही हाथ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस कोलसे पाटिल भी कहते हैं और जस्टिस पीबी सावंत और बाकी के भी लोग जो है वो सब यही कहते हैं कि जिनके पास में थोड़ी सी बुद्धि है वो लोग बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और इनका रोल इसलिए रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम बहुत ही अहम इशू पर बात कर रहे हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरदोई में एक इलेक्शन रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि साइकिल और बम का रिश्ता है। यानी साइकिल पर बम लगाए जाते हैं और साइकिल वाली पार्टी यानी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के लिए नरम दिल है। ये बात उन्होंने कही है। अब इसमें कई पहलू हो सकते हैं बात को समझने के लिए, और इसमें यह भी महसूस हो रहा है कि शायद बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जिस तरह से उनकी रैलियों में, उनकी पार्टी की रैलियों में लोग नहीं आ रहे, उसमें हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। और राकेश टिकैत ने तो कमाल किया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सब सोच समझ के वोट दो। हम किसी को नहीं कह रहे किसको वोट दो, लेकिन जो हाल, जो कुछ हो रहा है किसानों का, उस पे सोच समझ के वोट दो। वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुसलमान, ये सब सरकारी मेहमान है कुछ दिन के लिए, इसके झांसे में मत आना। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। नागपुर से आते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। आज वो दिल्ली में ही है। ये बहरहाल वो बहुत बिजी है, इसलिए यहां नहीं आ सके, लेकिन दिल्ली में है, हमारी स्काइप से बात हो रही है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी की मंशा क्या है ये बात कहने की, जो साइकिल और बम का रिश्ता उन्होंने बताया। जो 100 साल से संगठन मुसलमान और हिंदू के सिवाय और कुछ नहीं सोच सका ना कर सका, वो संगठन के प्रधानमंत्री क्या करेंगे दूसरा? वो सरकास्टिक कमेंट्स करने की देखते हैं, जैसा कोई फिल्मों में काम कर रहे, फिल्म स्टार है, फिल्मों के डायलॉग कोई लिख के देता और फिल्म स्टार जैसे बोलते रहते, जैसे राखी सावंत और कंगना रनावत जैसी बोलती रहती है। अब मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुत बड़े पद पर, गरिमामय पद पर है, मगर भाषा उनकी वही राखी सावंत वाली है। राखी सावंत जैसी भाषा कैसे बोल रहा हूँ कि साइकिल पर बम विस्फोट होते, साइकिल चिन्ह पर होते, तो कमल पर तो कीचड़ होता है ना। तो क्या पूरे देश में कीचड़ फैला रहे हो? पूरे देश को कीचड़ बना रहे हो? क्या बना रहे हो? अगर ये लोग बोलना शुरू कर दे और बोले, तो ये हीन दृष्टि से हीन कमेंट्स होगा, ये इंसानियत से का कहीं कमेंट्स नहीं है। और जो साइकिल की बात कर रहे हो मोदी जी, वो साइकिल का मामला गरीबों से है, वो साइकिल गरीबों का वाहन है। आपने ये भी नहीं सोचा कि किसी चुनाव चिन्ह पर कमेंट्स करने के पहले ये साइकिल कौन चलाता है, कितने गरीब लोग चलाते हैं, कितनी रोजी रोटी लोगों की उस पर चलती है, ये नहीं सोचा। क्योंकि सोचने का तो इनकी फितरत नहीं है। देखो आपको बता देता हूं कि 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी लग गई थी, जिसके कनेक्शन मिले थे देवेंद्र सिंह जी से, डीसीपी, जो अभी बीजेपी का नाम ले रहा है कि बीजेपी ने पुलवामा करवाया था और बीजेपी ने ही वो अफजल गुरु का शेल्टर दिलवाया था और ये सब बात करवाया था बीजेपी ने, ऐसा बोलने वाले देवेंद्र सिंह आज सस्पेंड है, जेल में है। तो 2013 में जो बात हुई थी, उसको फांसी दे दी थी अफजल गुरु में, वो विस्फोट हुआ था 2001 में संसद पर। और 2002 में ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, गुजरात विस्फोट हुए थे, उनको अभी सजा हुई है। तो ये क्विक रिस्पॉन्स और क्विक एक्शन, भाई 2001 की सजा हो जाती है 2013 में और 2002 की सजा होती है 2022 में, और फिर भी वो सजा कितनी सच कितनी गलत, अभी सुप्रीम कोर्ट आने का ही है मामला। अफजल गुरु का सुप्रीम कोर्ट मामला निपट गया था 2013 में और उसको फांसी टांग दिया था। तो ये क्विक एक्शन, क्विक रिएक्शन, ये कुछ नहीं है। हर मामला इसी तरीके से हिंदू हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना है। आपने देखा होगा
जब भी इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, कहीं ना कहीं विस्फोट होता है, कहीं ना कहीं आतंकवादी थ्रेट होता है, कहीं ना कहीं आतंकवाद पनपता है। देखो ये जागतिक फिनोमेना हो गया आतंकवाद का। मगर अपने देश में आतंकवाद खाली चुनावों से जोड़ा जाता है, आतंकवाद खाली हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जाता है। ये भूल जाते हो कि साइकिल खरीदने वाली प्रज्ञा ठाकुर भी थी। हेमंत करकरे ने ये फाइंड आउट किया था कि ये प्रज्ञा ठाकुर ने खरीदा, उसके नाम से खरीदा, और जिसके नाम से स्कूटर और साइकिल थी वो तो मारा गया, उनको मार दिया इन्हीं के लोगों ने। मारने का केस भी इन्हीं के संघियों के लोगों के ऊपर ही है। और ये तुरंत बोल देंगे कि हमारा कोई संघियों का संबंध नहीं है उनसे, क्योंकि इनका तो गोडसे से भी संबंध नहीं होता, इनको करकरे को मारने से भी संबंध नहीं होता, इनको दाभोलकर और पानसरे को मारने वाले से संबंध नहीं होता, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड संगठन है। ऑफिशियली कुछ काम नहीं होता और अनऑफिशियली सारे हरकत ये करते रहते हैं। जैसे इसी जैसे वो तालिबानी ये संगठन जैसे कानून को मानते नहीं है और कानूनन कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होता, वैसे आरएसएस का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कहीं। नहीं तो आपको बता देता हूं कि 99% विस्फोटों में, देश के विस्फोटों में इनका ही हाथ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस कोलसे पाटिल भी कहते हैं और जस्टिस पीबी सावंत और बाकी के भी लोग जो है वो सब यही कहते हैं कि जिनके पास में थोड़ी सी बुद्धि है वो लोग बताते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, और इनका रोल इसलिए रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो इस वक्त इलेक्शन में जिस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इससे इलेक्शन के हालात से इसका क्या ताल्लुक है? आप खुद उत्तर प्रदेश कई बार गए हैं इस चुनाव के प्रचार के दौरान। अभी आपके पास भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही होंगी जिससे इंफॉर्मेशन आ रही होगी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है बीजेपी का, जो अभी तक जो इलेक्शन हो चुके हैं और आने वाले, क्या क्या आपको लगता है? 2 फेज में तो बीजेपी हार चुकी है। कल का जो तीसरा फेज था उसमें एंटी यादव कुछ सेंटीमेंट था, एंटी यादव, क्योंकि यादव के जो स्थापित लोग हैं वो जिस तरीके से हरकतें करते हैं, जिस तरीके से उनका प्रशासन का लोगों को तजुर्बा रहा है, उसके वजह से एंटी यादव कुछ सेंटीमेंट था, वो यादव बाहुल बट्टा था। तो सवाल ये है कि सवाल हिंदू मुस्लिम ये इलेक्शन हुआ नहीं है, होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है, चूंकि संघ को और बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई मंत्र आता नहीं है। तो ये बिच्छू काटने का भी वही मंत्र यूज करते हैं, सांप काटने का भी वही मंत्र यूज करते हैं, और सर दर्द में भी वही मंत्र यूज करने का प्रयास करते हैं। तो अभी ये जो है हमारा किसान आंदोलन, हमारे किसान नेता, ये सारे के सारे इनके लिए सरदर्द है, और सर दर्द में बिच्छू का मंत्र यानी काम नहीं आएगा, ये इनको समझ नहीं रहा अभी। अच्छा, राकेश टिकैत बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि अब जो राम राम ये कह रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, ये राम राम सत है का वक्त है, जो एक खास तौर पर उन्होंने एक इशारा किया है। क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी का जो एक तरह से हिंदी में कहा जाता है सुपड़ा साफ, उस तरह की हालत होने वाली है? क्या इनका जो सियासी जो कैरियर है, एक तरह से कहा जाए, क्या वो खत्म होने जा रहा है? क्या कुछ है? मैं अपेक्षा करता हूं कि होना चाहिए, मगर होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले अभी 3-4 फेज और बचे हैं। 4 फेज के इलेक्शन तय करेंगे। 2 फेज के इलेक्शन में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया है, तीसरे फेज के इलेक्शन में कुछ टक्कर थी, यानी अच्छी टक्कर हुई। अभी आने वाले जो इलेक्शन है, चुनाव है, इसमें जनता तय करेगी। मगर इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये इलेक्शन, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं हुए, हिंदू मुस्लिम का कोई पोलराइजेशन इस चुनाव में ना हुआ है, ना जनता होने दे रही है, क्योंकि जनता को हिंदू मुस्लिम से ज्यादा और भी मुद्दे आकर्षित कर रहे हैं, और भी मुद्दे के जवाब जनता मांगती है। ये बात अलग है कि विभाजित वोट, अगर मैंने एंटी बीजेपी वोट अगर विभाजित हो गए, अलग अलग तरीके से बढ़ गए, तो बीजेपी का कुछ दिखता है अंदेशा आने का, अदरवाइज बीजेपी नहीं आ रही है। अच्छा, अब राकेश टिकैत एक बात और कह रहे हैं इस बार, और ये हमने कम से कम जब से जर्नलिज्म की है, सियासी समझबूझ कुछ हमारे अंदर आई है, समझ लीजिए तकरीबन 40 साल मैंने देखे हैं, ये सवाल किसी ने नहीं उठाया, किसी अपोजिशन के लीडर ने भी नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर ये किसी भी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर सकते।
चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, उनको क्या कानून वाकई ऐसा है कि इजाजत नहीं देता कि वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करें? ये एक नई बहस शुरू हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, पहले तो देखो, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने खा गया। हम्म। महात्मा गांधी जी हो या बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, इन्होंने पार्टियों को महत्व नहीं दिया था और पार्टियां विसर्जित करने का सलाह दिया था। उसका कारण यही था कि प्रधानमंत्री पूरे समय अगर इसका रहेगा, पार्टी का ही रहेगा, तो पार्टी के तरीके से वो अपने डिसीजन लेगा। और दुर्भाग्य है देश का कि जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है वो अपनी पार्टी का हित पहले देखता है, बाद में देश का हित देखता है। और ये तो पार्टी का हित भी देखे, अगर किसी पार्टी का हित देश के हित में हो तो अलग बात है, मगर किसी पार्टी का हित अपने 4 लोगों में, 40 लोगों में और अपने कुछ गैंग में, गिरोह में अगर होगा, तो वो पार्टी बहुत विचित्र तरीके से देश को कहीं भी ले जा सकती है। दुर्भाग्य से ये जो पार्टी आई हुई है, ये गिरोह से चलने वाली पार्टियां है। ये दूसरों को बताती है कि आपकी परंपरावादी और इसकी पार्टी है कि परंपरा से आपके पास में नेता बनते हैं, ये बनते हैं। ये भूल जाते हैं कि इनके आधे से ज्यादा नेता जो है वो बीजेपी कांग्रेस से आए हुए इंपोर्टेड नेता है। ये बात ये भूल जाते हैं कि इनके भी सारे के सारे जितने बच्चे यंग आ रहे हैं, उसमें से 60-70% बच्चे किसी नेता के बच्चे, भूल जाते हैं। तो इनको अपने लिए, अपनी गलतियों के लिए भूलने की बीमारी है और दूसरे गलतियों को बार बार याद रखने की जो बीमारी है, वो बीमारी से निजात दिलाने की जरूरत है। और ये देश के जो ये है वोटर है, इस देश का जो मतदाता है, वो जागरूक हो चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि ये इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ये सब झांसाराम और झुटलर इसी तरीके से प्रचार और अपप्रचार करते रहते हैं। पार्लियामेंट में जो आदमी झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है, उसके बारे में आप क्या बोले? प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में झूठ बोले तो बताइए फिर सच कहां बोलेंगे? कहां बोलेंगे सच? कोरोना के लिए इन्होंने पिछले वक्त जवाब जिम्मेवार ठहराया था कांग्रेस को। ये वो भूल गए थे कि हमने हमने जो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था, हमने जो मध्य प्रदेश में किया था, हमने जो कुंभ किया था, हमने जो एमपी उधर वेस्ट बंगाल में और बिहार में प्रचार की रैलियां की थी लाखों की, जहां प्रधानमंत्री पहले सुबह उठ के बताते थे कि पूरे समय ताकत से मतदान कीजिए, दोपहर में बताते जहां तक मेरी नजर जाती वहां तक जन सैलाब दिखाई देता है, और शाम को आके वही मोदी जी बताते हैं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो ये पूरा का पूरा जुटलर है, डिस्कोर्स ही जुटलरों का है। और हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, ये बहुत गजब की बात हो गई है। मगर ठीक है, जिस वक्त जो समय होता है उसके अनुसार ये मोड़ लेता है। मगर अभी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं मोदी जी से कि एज ए प्राइम मिनिस्टर बिहेव कीजिए, एज ए कलाकार, एज ए राखी सावंत, एज ए कंगना रनावत, ये आपका स्टेटस नहीं होना चाहिए और नहीं है। अच्छा, आप अविनाश जी, आप बहुत से नई टर्मिनोलॉजी लोगों को देते हैं। आपने झुटलर कहा, झूठ और हिटलर को मिलाकर के एक वर्ड बनाया। आज आपने एक नई बात कही है, झांसा राम। तो ये राम का इस्तेमाल वो जिस तरह से एक सभी के लिए पूजनीय नाम है ये राम, आपने इसके साथ झांसा राम मोदी जी के लिए कहा। इसमें आपके जहन में क्या क्या चीजें चल रही हैं? मैं सोचा कि थोड़ा सा पूछ लूं, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। ये आसाराम के छोटे भाई दिखाई देते हैं आजकल फोटो में। इन्होंने प्रयास किया था कि टैगोर जैसे दिखाई दे, मगर दिखाई देते आसाराम जैसे। तो मगर आसाराम तो कुछ आशा देता था, उसने जो कुछ किया वो किया, मगर ये तो झांसे ही देते हैं। तो ये झांसे देने वाले जो तथाकथित राम है, देखो हमारा राम तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा वाला राम था। हम सब तरफ राम देखते थे, किसी घटना में, किसी व्यक्ति में, किसी समूह में हम राम देखते थे। तो ये इनका वैसा नहीं है, राम कहीं नहीं देखते। ये मत बैलेट बॉक्स में राम देखते हैं, ये ईवीएम मशीन में राम देखते हैं, ये सत्ता में राम देखते हैं। तो झांसा देना इनका परम शौक है। जी जी जी। अब आपने आपने कलाकार भी कहा प्रधानमंत्री जी को। बहरहाल वो तो प्रधानमंत्री जी, ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि हमारे वीडियो शायद वहां तक भी लोग देखते हैं। आपने हमारे कल एक देखा, कल पठानी पोशाक पहने हुए थे, अफगानिस्तान की पोशाक पहने हुए थे, कहीं बाबा की पोशाक पहने रहते, कहीं कुछ।
सर इनको इतने बार मेजरमेंट कहाँ किस टेलर को देते हैं, और इतनी पोशाक सिलाने में कितना समय जाता है? 18 घंटे के बाद का समय है, 18 घंटे के अंदर का समय है? इसका ये खोज का विषय हो सकता है देश में, क्योंकि आपको पता है शिवराज सिंह चौहान जी को 3 या 4 ड्रेस बदलने के बाद इस देश का गृह मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उनके ऊपर इतना बवाल किया था ये गोदी मीडिया ने कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो खाली ड्रेस बदल रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि एक्शन उन्होंने सख्त तरीके से लिया था, वो हेडमास्टर के तरीके से काम कर रहे थे शिवराज पाटिल जी। मगर इन्होंने तो काम कुछ नहीं किया, सिवाय बांटने के और सिवाय बवाल खड़ा करने के कोई काम नहीं करते। हर वक्त नए नए नारे गढ़ते रहते हैं और ड्रेस इतने बदलते हैं कि अभी मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है ड्रेस बदल रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पिक्चर में ड्रेस बदल जाते हैं ना, एक ही गाने में 10 ड्रेस बदल जाते हैं, वैसे ये चमत्कारी पुरुष है कि जिसमें ये चमत्कार ऐसा चुटकी बजाओ ड्रेस बदल गया, चुटकी बजाओ ड्रेस बदल गया। ऐसे चमत्कारी पुरुष अभी हमने बनाए, इसलिए मैं कलाकार बोलता हूँ। अच्छा, अभी 2 स्टेट्स के इलेक्शन हो चुके हैं और 3 जगह भी इलेक्शंस हो रहे हैं, कुछ जगह पे बाकी हैं। अभी तक आमतौर पर किसी भी स्टेट के इलेक्शन में 5-4% की वोटिंग परसेंटेज इधर उधर होते ही सरकारें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। अब तक 3 मरहलों के इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है यूपी में और 2 स्टेट्स में खत्म हो चुके हैं। अब क्या कुछ आपको लगता है इन 5 स्टेट्स में फिर भी एक कोई अंदाजा, अटकल कुछ अगर आप बता सकें? पंजाब में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में कांग्रेस की ज्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, मगर हंग आएगा ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, मगर एज उसको गठबंधन को एज है, गठबंधन की तरफ सुई झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये जो झल्लाए हुए है ना, उसी का कारण है। ये पूरे जो झल्लाए हुए है, मतलब झुटलर झल्लाए हुआ है, तड़ीपार जी झल्लाए हुए है, वो छोटा फैंटा की बोतल जो घूमते रहती है पीछे पीछे, वो झल्लाई हुई है। तो ये सब इसीलिए झल्लाए हुए है कि इनको सत्ता छूटती हुई दिखाई देती है। और ये कैसा है, इनका एक मंत्र है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। तो ये इनकी सत्ता छूटते हुए दिखाई देती है, इसलिए ये पछतावा है सब इनका, ये दिखाई दे रहा है। और ये इनके पास में राम नाम की लूट नहीं है, रुपए पैसे की लूट है, लूट सके तो लूट वाला चल रहा है मामला अभी। अब आखिर में मैं आपसे, क्योंकि आप सफर में हैं, जाना भी है, आप ये बता दीजिए कि अब लोगों को आप क्या राय देना चाहते हैं? इस वक्त अभी बहुत जगहों पर वोटिंग होना बाकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ भाइयों सबको, ये जो है ये सारे जो आतंकवादी और साइकिल और रिक्शा ये सब हमारे वाहन हैं, इसको बदनाम करने वाले लोग खाली 10 मार्च तक निकल लेंगे। 10 मार्च के बाद ये नहीं रहेंगे ये सब बताने के लिए। कोई आतंकवादी घटनाओं को किसी को सजा देने की इनकी मंशा नहीं होती है, किसी घटना को और दुर्घटना को रोकने का। भाई वो दुबे मार गया, दुबे मारा गया, विरोधी पार्टी नहीं उठा सकी ना ताकत से। आपको पता है वो इन्होंने प्रदीप शर्मा जी का मामला इतना जोर शोर से बाकी लोगों ने उठाया था, इलेक्शन के वक्त नहीं उठाया। बटाला हाउस वाले प्रदीप शर्मा जी थे, उनकी बीबी को स्थापित कर दिया, क्योंकि बीबी ने एडजस्टमेंट कर लिया था सरकार के साथ में, जो इनकी सरकार थी एडजस्टमेंट कर लिया। वही हेमंत करकरे की बीबी ने, कविता करकरे जी ने एडजस्टमेंट नहीं किया, तो वो मरी जिंदा है इसकी तरफ ध्यान में नहीं दिया। तो इनको अपनी हर चीज के वोटों के तरफ मोड़ने का तजुर्बा इनका जो बन गया है, वो तजुर्बे को तोड़ने की जरूरत है। हमारा देश भावनाओं से चलेगा या हमारी जरूरतों से चलेगा, ये तय करने का वक्त है। भावना होती है, भाषिक भावनाएं होती है, धर्म की भावनाएं होती है, जातिगत भावनाएं होती है, इनसे बाहर निकल के देश के साथ में खड़ा होने की, हमारे रोजी रोटी के साथ में खड़ा होने की, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ में खड़ा होने का ये वक्त है। और हमने देखा है 8 साल के शासन में इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैं बताता हूं कि बिजली की बात करने वाले अजय बिष्ट जी एक भी पावर स्टेशन नहीं लगा सके। वो जिनको ये बदनाम करते हैं, उन्होंने 19 पावर स्टेशन लगाए थे। अखिलेश जी ने उनके कार्यकाल में 19 पावर स्टेशन लगाए थे, इन्होंने एक भी नहीं लगाया। ये बात जब स्वास्थ्य की करते हैं तो 5 साल के इसमें
आज ये बिष्ट जी ने एक भी डॉक्टर को एम्प्लॉय नहीं किया। तो इनके पास में स्वास्थ्य, शिक्षा कोई मतलब नहीं है, इनके पास में सुरक्षा कोई मतलब नहीं है, इनके पास में रोजगार कोई मतलब नहीं है, इनके पास में खाली मतलब है आपके वोट लेना, आप पे राज करना और आपको दरिद्रता से अधिक दरिद्रता की तरफ ढकेलने के लिए उस राज का उपयोग करना। वो राज का उपयोग इसीलिए करते हैं कि वही फाइंड आवर नेशनहुड की जो आइडियोलॉजी इनकी है, इनका जो किताब कुरान बाइबल है, इनकी 2 किताबें, वही फाइंड आवर नेशनहुड और बंच ऑफ थॉट्स, उसके अनुसार देश को ले जाना, ये इनकी आइडियोलॉजी है। उससे बाहर निकलने का वक्त है। बाहर निकलिए, इनको सबक सिखाइए, देश में कीचड़ होने से बचाइए, क्योंकि कमल कीचड़ में ही खिलता है। इसलिए ये पूरे देश में कीचड़ बनाने पे लगे हुए, रोकिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने कई बातें बहुत ही अहम कही। एक तो आपने प्रधानमंत्री जी को कलाकार कहा, जहां साराम कहा। आपने ये भी बताया कि योगी जी ने कोई एक पावर प्लांट नहीं लगाया, कोई एक डॉक्टर को नौकरी नहीं दी, और देश जो है वो भावनाओं से नहीं, जरूरत के हिसाब से चलता है। लोगों की जरूरतें पूरी हों, ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।